गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए बहुत सारे इसमें अपने पास कई बुक्स हैं। वैसे अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें तो इसको मोम के नाम से भी जानते हैं। मोम मतलब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। बेसिकली हम यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। परंतु जो ये कोर्स रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आपका क्विक रिवीजन, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन बैच है जिसमें आपको सिलेक्शन के पास ले जाना है। ठीक है, तो थ्योरी बैच अलग से होगा, परंतु यहाँ पर जो क्वेश्चन बैच चालू होगा उसमें आपको क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट लेक्चर जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है उससे रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। बेसिक सब्जेक्ट है, आपकी आरसीसी हो गई या फिर कोई भी और सब्जेक्ट है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पता तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत फेस करने को होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो यहां पर हम पढ़ने का तरीका यही होगा, क्विक रिवीजन, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको उस थ्योरी को समझने के लिए जरूरी है। देन हम हमारी जो बुक सॉल्व हम करा ही रहे हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट वाली, उसके सारे लेवल्स के क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करके सीधा ही आपको अपने नोट्सों पे आ रहा हूँ। ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। देखिए एज अ जेईएन की तैयारी जब आप कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सब्जेक्ट का नाम ले ले। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल, बाहर से जब लोड लगता है, जब बाहर से किसी भी मटेरियल को हम खींचकर या दबाकर या किसी और तरीके से डिफॉर्म करके, डिफॉर्मेशन अर्थात स्ट्रेन उत्पन्न करते हैं, तो उसमें कितना आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसको हम अध्ययन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दो कीवर्ड हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन। एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल, तो लिखा क्या है, इट इन दिस सब्जेक्ट स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं। फोर्स विच आर डेवलप ड्यू टू अ स्ट्रेन इन अ बॉडीज। स्ट्रेन मतलब जो एक्सटर्नल लोड लगाते हैं उससे उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है, उनका अध्ययन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। ठीक है, मटेरियल में करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, और जो एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो आपको दो चीज समझ में आनी चाहिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। मैं दोनों चीज यहां बता रहा हूं। मान लीजिए कि अपने पास क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास ये एल लंबाई का कोई मेंबर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको आ रहा है, हम क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं, और इसकी लंबाई अगर एल है तो इसमें जब हम इसको खींचकर लंबा करना चाहेंगे तो ये अंदर से विरोध उत्पन्न करेगा, और इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और उस आंतरिक प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और इसका मान क्या होता है, एक्सटर्नल लोड बटे में क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल स्ट्रेन क्या होती है, इस लोड के कारण मान लीजिए कि इसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, एल प्लस में डेल्टा एल। मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो स्ट्रेन को एक तो एप्सिलॉन से व्यक्त किया जाता है, ये ई नहीं है, एप्सिलॉन है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, यानी स्ट्रेस क्या है, मटेरियल के अंदर जो बाह्य डिफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, यानी स्ट्रेन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्ट्रेन का प्रतिरोध जो उत्पन्न हो रहा है मटेरियल के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए वो क्या है, स्ट्रेस की जो बेसिक यूनिट है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इस पर अलग से एक पेज पर ले जाएं, स्ट्रेस पर चले जाएं तो इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर में है पी बटा में ए। पी बल है, फोर्स है, ठीक है, और एरिया हमारे पास
क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया है तो फोर्स की यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, परंतु यदि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें, यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ये क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पर नॉर्मली जो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, तो जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग यूनिट है वो ज़्यादातर किस में होती है, हमारे पास मेगा पास्कल में होती है। मेगा पास्कल मतलब 10⁻⁴, मेगा का मतलब 10 की घात 6, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल जिसको हम क्या भी बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों, जैसे मान लो किसी सरिये की हमारे पास बोल रहे हैं यार ये माइल्ड स्टील है तो Fe 250 है, या HYSD बार है Fe 415 है, या Fe 500 है, तो यहाँ पर जो ये यील्ड स्ट्रेंथ है वो किस में है, ये 250 या 415, ये किस में है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो जो बेसिकली स्ट्रेस की यूनिट होती है, इंजीनियरिंग यूनिट होती है, वो मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर हम मानते हैं। मानते क्या है, यही हमारे पास होती है। यहाँ पर जो भी खेल है ऑब्जेक्टिव में, वो स्ट्रेस में आपको केवल और केवल यूनिट में वो परेशान कर सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारा ये है, तो अगर हम बात करें क्या, मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो न्यूटन तो न्यूटन ही है। अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, पर उसका भी क्या है, ये स्क्वायर है, उसका भी क्या है, ये स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो न्यूटन को तो यहाँ पर डिवाइड अगर हमको करना पड़ेगा, तो न्यूटन को मीटर को, अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/1000 करना पड़ेगा, परंतु ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर करा यहाँ से, तो ये कितना गया, ऊपर चला गया 10⁻⁶, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, पास्कल। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली ये होता है। इसके अलावा आपको और क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और क्या परेशानी हो सकती है यूनिट से रिलेटेड, आपको एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए, यूनिट में एक गीगा पास्कल और होती है। क्या होती है, गीगा पास्कल। सेकंड जो पॉइंट है वो आता है गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और चीज है जहां पर आपके पास कर सकता है किलोग्राम फोर्स। हमको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है कितना, वैसे तो एग्जैक्टली बात करें तो कितना होता है, 9.81 न्यूटन। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेट करने के लिए कितना भी मान लेते हैं, 10 न्यूटन। तो न्यूटन को हम किलोग्राम फोर्स में भी बदल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किलोग्राम फोर्स की एक तरीके से इकाई है। एक चीज तो ये है। एक स्ट्रेस से रिलेटेड एक फंडा और पता होना चाहिए, क्या, कि स्ट्रेस की यूनिट भी बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और प्रेशर जो होता है, दाब होता है, उसकी यूनिट भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। बस अंतर क्या है, तो स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या है, जो स्ट्रेस होता है और प्रेशर होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रेशर जो होता है वो होता है हमारे पास बाह्य बल पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो अंदर उत्पन्न होता है। यानी स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल क्वांटिटी है। एक आपने ऐड भी देखा होगा, रूप अंडरवियर बनियान, जिसमें वो कहता है ये अंदर की बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको कैसे याद रखना है कि स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इंटरनल क्वांटिटी है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है वो क्या है, एक्सटर्नल क्वांटिटी है, एक्सटर्नल क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि ये पेन है या कोई भी चीज़ है, ये इस पर ये वाली सतह हाथ पर और ये प्रेशर P लगाया, तो ये कितना है, एक्सटर्नल लोड, इन दोनों के बीच में जो बियरिंग प्रेशर हो रहा है वो है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो उसका विरोध करने के लिए, जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो उत्पन्न होता है मटेरियल के, इंटरनल रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है वो स्ट्रेस होता है, और प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल क्वांटिटी है, वो एक्सटर्नल क्वांटिटी है। तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्विक रिवीजन का पार्ट में ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। जो ये वाला पार्ट है मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, अगला आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या, क्या, टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है,
टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। ये रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट नहीं कर रहा, पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा अपन रुक रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। देखिए स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, आपने ये तो देख लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत। तो एक तो अगर हमारे पास बात करें तो ये तो है नॉर्मल स्ट्रेस, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और एक कौन से और होते हैं, शियर स्ट्रेस। एक कौन से और होते हैं, शियर स्ट्रेसेस और होते हैं, शियर स्ट्रेस। देखिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए हम कोई भी चीज है और उस पर बाहर से बल लगा रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला हमारे पास वो है प्रतिरोध है, वो तो स्ट्रेस कहला रहा है। पर क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत जो उत्पन्न हो रहा है उसको तो हम ये कह रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। परंतु यदि क्रॉस सेक्शन एरिया के, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट हैं और इनको यहां से कोई बोल्ट से हमने जोड़ रखा है, रिवेट या बोल्ट से हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, तो इस पर जब फोर्स लग रहा है तो जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बोल्ट का, उस पर किस तरीके से फोर्स लग रहा है, उस पर किस तरीके से फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इस तरीके से, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत नहीं लग रहा, समांतर लग रहा है। तो शियर स्ट्रेस क्या होते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया डेवलप हो तो उसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत उत्पन्न हो तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने नोट्सों में लिख रखा है। एक होता है कौन सा, एक्सियल स्ट्रेस, जिसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों आते हैं, टेंशन और कंप्रेशन दोनों आते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये बेंडिंग क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस डिटेल में हम और पढ़ेंगे, और ये इसके बगैर तो पार पढ़नी नहीं है हमारी आरसीसी में, ठीक है। तो अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई बुक है, ये हमारे पास, तो ये अगर मैं इसको यूं मोड़ता हूं तो देखिए इसके नीचे की तरफ ये हो गई बेंड, तो इसमें डिफ्लेक्शन आया है। बेसिकली क्या उत्पन्न हो रहा है, डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज को इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट किसी क्रॉस सेक्शन को घुमाते हैं, अब ये क्या होती है न्यूट्रल एक्स बाद में देखेंगे, यूं घुमा रहे हैं तो एक तरफ क्या उत्पन्न हो रही है, टेंशन, और एक तरफ क्या उत्पन्न हो रही है, कंप्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली टेंशन कंप्रेशन है तो नॉर्मल स्ट्रेस, पर बेंडिंग के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कैलकुलेशन, क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई अपना ये है कॉलम का है या कोई भी चीज़ है, और ये इस दूसरी सतह पर अपना लोड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। जैसे कॉलम फुटिंग में लोड ट्रांसफर करती है, तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट एरिया पर, संपर्क क्षेत्रफल पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होंगे उनको बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न कहते हैं। बियरिंग स्ट्रेस ऑलवेज कैसे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज कंप्रेशन होते हैं, हमेशा कंप्रेशन होते हैं, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आपको क्या आना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आपको ये आना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन एरिया पर किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, आपको पता है बेंडिंग इक्वेशन से, इस तरीके से। तो बेंडिंग स्ट्रेस एक तरफ कंप्रेशन उत्पन्न हो रहा है तो एक तरफ टेंशन उत्पन्न होगी, और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपको याद होगा, तो हमने पढ़ा भी होगा, M/I बराबर में σ/Y बराबर में E/R। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है उसके ये लीनियरली बढ़ता है, टॉप पर सबसे ज़्यादा और इस पर सबसे कम। एक्सियल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो एक्सियल स्ट्रेस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैसा जनरेट होता है, यूनिफॉर्म जनरेट होता है। तो एक्सियल स्ट्रेस जो होता है वो पूरे में ही सिग्मा बराबर में क्या होगा, P/, या F/A होगा, ठीक है। और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ही समान मानते हैं। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो कैसा होगा, लीनियरली बढ़ेगा, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस। अब थोड़ा बहुत आप रिवीजन क्लास में बैठे तो आपको पता तो है ही, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जिसके अबाउट रोटेशन करने पर बेंडिंग उत्पन्न होती है, और न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही जीरो होते हैं। बेंडिंग इक्वेशन से यहाँ पर हमको पता लगता है ये सिग्मा बराबर में क्या हो गया, M/I इंटू में Y। तो ये जो Y है उसके लीनियरली बढ़ता है, तो Y बढ़ता है, नहीं स्ट्रेस ही है, ये हमेशा कंप्रेशन होता है, और ऐसा ही होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पता होना चाहिए। अब देखिए शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस में दो चीज है। शियर स्ट्रेस में एक तो ये डायरेक्ट शियर हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा यहां पर
डायरेक्ट शेयर हो सकता है, डायरेक्ट शेयर उत्पन्न हो सकता है, या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है, इनडायरेक्ट शेयर उत्पन्न हो सकता है। इनडायरेक्ट शेयर उत्पन्न होता है। अगर ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो आप जब शेयरिंग स्ट्रेसेस इन बीम वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ पर डायरेक्ट जब शेयर उत्पन्न होता है तो हमारे पास जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मान लो ये कोई शाफ्ट है जिसमें डायरेक्ट शेयर उत्पन्न हो रहा है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस पर तो क्या होता है, मैक्सिमम, और टॉप एंड बॉटम पर क्या होता है, मिनिमम। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये कोई सर्कुलर बार है। और वैसे भी एक चीज़ और पता है आपको, बेंडिंग को झेलने के लिए सबसे अच्छा सेक्शन आई सेक्शन होता है, जबकि शेयर को झेलने के लिए सबसे अच्छा सेक्शन गोलाकार सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन होता है। तो सर्कुलर बार का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पर ये थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा है, ठीक है। कितना होता है रेक्टेंगल के केस में, और एवरेज और मैक्सिमम का वो सब चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट शेयर। इनडायरेक्ट शेयर कब आता है, जब टॉर्शन उत्पन्न होता है। टॉर्शन आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हमारे पास जैसे मान लो तौलिया जब हम नीचे उड़ते हैं तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम टॉर्शन कहते हैं। जब शाफ्ट ट्रांसफर करती है, लोड ट्रांसफर करती है उस समय, तो जब ये इस तरीके से होगा तो फिर ये लीनियर होगा। मान लीजिए ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये लीनियरली होगा। तो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है किसके कारण, टॉर्शन के कारण। आगे जैसे जैसे चलेंगे और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन है इसलिए हम इस तरीके से। और इस तरीके का अगर डायरेक्ट शियर उत्पन्न होता है तो भैया उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पैराबोलिक। जैसे बीम में डायरेक्ट शियर उत्पन्न होता है, इस तरीके से बोल्ट है, इसमें डायरेक्ट शियर उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारे पास कहानी है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की। ये तो पूरी की पूरी जन्म कुंडली है, ठीक है। शियर स्ट्रेस से रिलेटेड एक और चीज आपको आनी चाहिए, पर वो जब आएगी जब आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये नोट्स आपके पास सेव हो ही जाएंगे। अगला अगर हम बात करें एक्सियल का, जो मैंने बता दिया, बियरिंग स्ट्रेसेस आपको बता दिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस आपको बता दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हैं, ठीक है। बेंडिंग और हमारे पास डायरेक्ट शियर जो उत्पन्न होता है वो बीम में किस तरीके से होता है, ये देखिए अलग से डिफाइन भी किया हुआ है। डायरेक्ट शियर जो उत्पन्न होता है वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया पर, चाहे वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कैसे भी हो, कैसा होता है ये हमारे पास इस तरीके से पैराबोलिक होता है। और न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और टॉप एंड बॉटम पर सबसे कम होती है। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस जो उत्पन्न होते हैं, ये देखिए डिटेल में ये नोट्स रहे, ठीक है। अगर ये कोई बीम है तो, और ये सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है, तो भैया इस पर जब मूवमेंट आएगा और ये बेंड होगी तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो क्या उत्पन्न होगा, टेंशन, और एक तरफ क्या उत्पन्न होगा, कंप्रेशन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ये बी है और ये इसका डी है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कैसा उत्पन्न होता है, लीनियरली उत्पन्न होता है। न्यूट्रल एक्सिस पर इसका मान 0 होता है, और जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे, स्ट्रेस लीनियरली बढ़ते हैं। बियरिंग प्रेशर हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस नेचर पे होते हैं, और ये कॉन्टैक्ट एरिया पर लगते हैं। ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट शियर आपको बता ही दिया, टेंशन और कंप्रेशन और इनके कारण, है ना। अगर हम चलें, हाँ देखिए इनडायरेक्ट शियर में टेंशन के कारण भी उत्पन्न होता है। एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, ये, हाँ देखिए इनडायरेक्ट शियर दोनों तरीके से उत्पन्न हो सकता है। टेंशन कंप्रेशन के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, यानी नॉर्मल स्ट्रेसेस के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, और टॉर्शन के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। क्या चीज है वो देखें यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर ये पी लोड लग रहा है और यूनिएक्सियल लोड लग रहा है, यूनिएक्सियल मतलब केवल एक एक्सिस पर लोड लग रहा है, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम शियर उत्पन्न होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो ये मैक्सिमम मतलब हमने तो क्या लगाया केवल टेंशन लगाया, पर इस टेंशन के कारण किसी अन्य प्लेन पर, किसी थीटा प्लेन पर हमारे पास शियर स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है और नॉर्मल स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है, और इस शियर स्ट्रेस को ही हम इनडायरेक्ट शियर कहते हैं।
इस शीयर स्ट्रेस को ही हम इनडायरेक्ट शीयर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉर्शन, तो टॉर्शन क्या होता है? जब हम पोलर एक्सिस के अबाउट किसी चीज को घुमाते हैं, पोलर एक्सिस के अबाउट किसी चीज को घुमाते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या उत्पन्न होता है? टॉर्शन। और यदि आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाते हो सेक्शन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग, ठीक है। तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में ही क्रॉस सेक्शन एरिया रोटेट होता है, पर यदि उसको पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो टॉर्शन उत्पन्न होता है। पोलर एक्सिस बोले तो ये वाली चीज देखो कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया के लंबवत है, और क्रॉस सेक्शन एरिया में जो एक्सिस है वो बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है, वो बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी न्यूट्रल एक्सिस है जो क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर है, और उसके लंबवत जो निकल रही है ये हमारे पास पोलर एक्सिस है। यदि रोटेशन पोलर एक्सिस के अबाउट हुआ तो टॉर्शन उत्पन्न होगा, यदि रोटेशन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट उत्पन्न होता है तो मूवमेंट उत्पन्न होता है, चाहे एम एक्स हो चाहे एम वाई हो। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ नोट के पॉइंट है जो नोट्सों में आपको पढ़ने हैं, याद रखेंगे हम। ठीक है, क्या है? ड्यूटी ट्विस्टिंग ओनली प्योर शेयर डेवलप होता है, शाफ्ट के अंदर ट्विस्टिंग के कारण केवल प्योर शेयर उत्पन्न होता है, और टॉर्शनल शेयर इज जीरो एट अ सेंटर। ये अपन डिस्कस कर ही लिए हैं कि टॉर्शनल शेयर कहाँ पर जीरो होता है? सेंटर पर जीरो होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है? एक्सटर्नल पॉइंट्स पर होता है। जबकि डायरेक्ट शेयर होता है वो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लीनियर इन नेचर होता है। आगे चले तो अगली जब स्लाइड में चल रहे हैं हमारे पास, तो एक और चीज है, जब शेयर की हम बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगर शेयर की बात करें तो यहां पर एक चीज को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। देखिए, आप में से बहुत चीजें इस चीज को रिलेट कर पाओगे, लड़के खासकर कर पाएंगे। क्या कि जब उनको चाय पीनी होती है या फिर कहीं जाना होता है तो वो अकेले नहीं जाते, अपने साथ 2-4 दोस्तों को साथ में लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से शेयर की कहानी है। शेयर की कहानी क्या है? मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास ये एक कोई सिस्टम है, और इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं मैं? शेयर लगा रहा हूं। मान लीजिए ये मैंने शेयर लगाया, और शेयर लगाने की वजह से ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, और ये शेयर स्ट्रेन आ गई इनमें फाई, ठीक है। अगर ये डिफॉर्म हो गया तो ये अकेला नहीं आएगा, क्योंकि इसका विरोध उत्पन्न करेगा। तो बाहर से अगर आपने इस तरीके से लोड लगाया तो क्या होगा? शेयर कभी अकेला नहीं आता। अगर आपने ये लगाया तो साम्य अवस्था बनने के लिए पक्का है, क्योंकि एक्स दिशा में लगने वाले सभी बलों का योग 0 होना चाहिए, तो इधर की तरफ भी शेयर को आना पड़ेगा। और अगर ये दोनों अगर आ गए तो इन दोनों का जोड़ा क्या कर रहा है? इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है, यूं, तो मूवमेंट में घूमना चालू कर देगा। परंतु इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ ना कुछ यूं भी उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी चौंच इससे भिड़ा दो और इसकी चौंच इससे भिड़ा दो, ठीक है। यानी कभी भी शेयर अगर आप एक बार में इधर लगाते हो तो इसका इधर भी लगाना पड़ेगा अपोजिट एंड पर, और लंबवत प्लेन पर दूसरी डायरेक्शन में भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो शेयर कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे होता है ना, आप कहीं जाते हो होटल में और उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री डिश मिल जाती है, या फिर आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या मिलता है ग्लास के साथ एक्स्ट्रा, ठीक है, चखना टाइप में। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो शेयर है वो शेयर कभी भी अकेला नहीं होता, अपोजिट फेस पर भी आता है और लंबवत फेस पर भी उल्टी डायरेक्शन में आता है। अगर ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये वाला जोड़ा इसको कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इन सबको मिला जुला जो रूप होता है इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कहते हैं। इसमें टेंशन को हम ज्यादातर प्लस लेते हैं और कंप्रेशन को हम ज्यादातर माइनस लेते हैं, ठीक है। ये तो कहानी हुई किसके कारण? टेंशन कंप्रेशन। ऐसे शेयर को कब प्लस और कब माइनस लोगे? तो हम इस तरीके से याद करते हैं, देखिए कि एलिमेंट का ये जो होता है ये जो है वो तो कौन से फेस है? पॉजिटिव फेस है। तो पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव आदमियों के साथ पॉजिटिव काम करोगे तो प्लस ही है, और नेगेटिव लोगों के साथ यदि पॉजिटिव करोगे तो उनके लिए तो गलती है ना। तो हमारे पास ये जो दो होते हैं, ये वाले जो फेस होते हैं, ये वाला और ये वाला, इनको तो बोलते हैं पॉजिटिव फेस,
और ये वाला जो होता है इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव फेस। इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव फेस। तो पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस होगी, पॉजिटिव फेस में नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो साइन कन्वेंशन वो यही तो होता है, इसको हम प्लस मानते हैं, इधर माइनस मानते हैं, ऊपर वाली को प्लस मानते हैं और नीचे वाली को माइनस मानते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो यदि मेरे पास क्या है, पॉजिटिव शेयर का मतलब क्या है, देखिए यहां पर अगर ये देखिए पॉजिटिव फेस है, ये पॉजिटिव फेस में ऊपर की ओर की वाई डायरेक्शन प्लस, एक्स डायरेक्शन प्लस, तो ये प्लस ही है। नेगेटिव फेस में नेगेटिव काम करेंगे तो भी ओके है, वही बात है। यानी कि नेगेटिव फेस में इधर की तरफ माइनस एक्स डायरेक्शन और माइनस वाई डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव शेयर का साइन कन्वेंशन है। ठीक है, दोबारा से आ जाओ, ये पॉजिटिव फेस है, ये पॉजिटिव फेस है और इस पॉजिटिव फेस में नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की ओर वाई नेगेटिव होता है और इधर की तरफ एक्स भी नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हुआ। प्लस वालों के, पॉजिटिव आदमियों के साथ आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो, इधर नेगेटिव फेस है उस पर पॉजिटिव डायरेक्शन कर रहे हो, देखो प्लस एक्स डायरेक्शन और प्लस वाई डायरेक्शन, तो भी माइनस होगा। तो ये वाला शेयर बॉक्स जो होगा वो पॉजिटिव शेयर कहलाएगा और वो वाला शेयर जो होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर का सीधा सीधा सा मतलब है क्या, कि शेयर स्ट्रेस कभी अकेला उत्पन्न नहीं होता, अपने साथ ये पूरा जोड़ा लेके चलता है, अपोजिट एंड में भी। और ये सब बेसिक क्वेश्चंस में हमको काम आएंगी। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, उतारने का समय नहीं दे रहा मैं, क्योंकि सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हुई किसकी, स्ट्रेस की। फिर आती है किसकी कहानी, स्ट्रेन की। स्ट्रेन में बिल्कुल आसान है, इसकी यूनिट कुछ होती नहीं है, क्यों, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। परंतु स्ट्रेन जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि हम किसी भी चीज को स्ट्रेन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खींचकर या दबाकर या मोड़कर या ट्विस्ट कर कर या शेयर कर कर, कैसे भी खींचने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ भी डिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध उत्पन्न होता है मटेरियल में, तो वो होता है स्ट्रेस। यानी हम क्या कहते हैं, पहले स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन उत्पन्न होने की कोशिश करती है और उस स्ट्रेन का विरोध जब हम करते हैं तो वो बेसिकली किस में होता है, वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस के रूप में जनरेट होता है। यानी पहले कौन आया, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, पता नहीं सर मुर्गी आई कि अंडा पहले आया। सब एक बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो एक लड़के ने कहा सर ना मुर्गी आई ना अंडा आया, पहले एक मुर्गा आया, फिर उसने कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर कॉन्टिनेंट में घूमा वो और उसको फिर कोई मुर्गी मिली, फिर जाके अंडा आया। ठीक है, चलो ये तो कहने की बात है, कहने की बात है। स्ट्रेन पहले आती है, स्ट्रेस बाद में आता है। यही कारण है कि स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, स्ट्रेस डिपेंड करता है स्ट्रेन पर। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरा, इसको नापने के लिए हम क्या यूज किया जाता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जब भी हम क्या करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेन ली जाती है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसका मान पर निर्भर करता है हमारे पास स्ट्रेस। इसके मान पर हमारे पास क्या नंबर करता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो बेसिकली है वो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये जो बेसिकली है ये कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोबारा से अगर आ जाएं तो यहां पर एक चीज है, स्ट्रेन को नापने के लिए एक्सटेंशियोमीटर या वायर्ड स्ट्रेन गेज का यूज किया जाता है, वायर्ड स्ट्रेन गेज का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो अगले लेक्चर पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये क्विक रिवीजन चल रहा है बेसिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अब यहां पर एक एलिमेंट और आपको समझ में आता है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। पर इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। स्ट्रेस जो है बेसिकली, स्ट्रेस में एक चीज और है, एक होता है नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस, या इसी को ही क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉमिनल स्ट्रेस ये क्या चीज है, जब देखिए किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर जब भी हम किसी चीज को खींचेंगे या दबाएंगे, तो यहाँ पर जब खींचेंगे तो ये खींचेगी, पर दूसरी डायरेक्शन में ये पिचकेगी भी तो सही, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम भी होगा।
तो अगर बात करें ड्यूरिंग लोडिंग, तो जो भी मटेरियल है उसका एरिया सिकुड़ता है या बढ़ता है, जो भी हो रहा है चेंज होता है। तो यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस की बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम स्ट्रेस बल बटे इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट मानते हुए ही काम करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। जबकि ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार बदलता रहता है, टेंशन में घटता रहता है, अगर घटेगा तो एक्चुअल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कंप्रेशन में बढ़ता रहता है तो एक्चुअल स्ट्रेस कम होगा। तो एक्चुअल स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस और एवरेज स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस क्या होते हैं, यदि बल बटे क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो प्रारंभिक क्रॉस सेक्शन एरिया ही आप ले लेते हो, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ही लेते हो कैलकुलेशन में, तो वो एवरेज स्ट्रेस या नॉमिनल या इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाता है। अब टेंशन में ये एरिया कम होता है तो एक्चुअल स्ट्रेस में जो वास्तव में जिस समय आप स्ट्रेस की गणना कर रहे हो उस समय जो एरिया होता है वो है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोबारा आ जाएंगे स्लाइड पर। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एक और है पॉइजन्स रेशो। क्या हो रहा है, पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, पॉइजन्स रेशो होता क्या है, कुछ नहीं, इसको हम 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां m मॉड्यूलर रेशो है। तो म्यू जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को सेकेंडरी या ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को एक्सियल, लीनियर या प्राइमरी स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जो आपको सॉम में याद रखना है, म्यू की मिनिमम वैल्यू 0 होती है मटेरियल के लिए और मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज को बताना चाह रहा है, जब हमारे पास ये इलास्टिक कांस्टेंट में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, परंतु मान लीजिए मैंने F बल लगाया या P बल लगाया जो भी है, और इसकी लंबाई हमारे पास ये है, तो लंबाई तो बढ़ गई, मान लीजिए पहले लंबाई L है, अब L प्लस में डेल्टा L हो गई। ठीक है, पर उसके साथ साथ जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी तो कम हो गया, तो दूसरी डायमेंशन कम हुई है। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो तो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसके लंबवत जो दिशाएं हैं, लंबवत दिशा में कौन कौन सी, एक तो इसकी ये, और दूसरी अगर 3D में बात करें तो ये, तो B भी कम हो रही होगी और H भी कम हो रही होगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ लोड है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन को तो बोलते हैं कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसके लंबवत दिशाओं में जो स्ट्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसमें से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हमको पता है, जो कि हमको पता ही होती है, तो लेटरल स्ट्रेन कैसे निकल जाती है, देखिए इस फॉर्मूले से लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगी, लेटरल स्ट्रेन निकलेगी लॉन्गिट्यूडनल, म्यू को किससे गुणा और कर दो, लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, जो कि डेल्टा L/L होती है। ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, इसलिए एक माइनस साइन आता है। वैसे म्यू का मान माइनस कभी नहीं लेते, मॉड ले लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर बढ़ रही है तो लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव मतलब घट रही होगी, इसलिए माइनस साइन आता है, पर न्यूमेरिकली म्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो बेसिकली कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 0.5 होती है। कितनी होती है, 0.5 होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये म्यू की कहानी है। बाकी म्यू जो है आपके पास कॉर्क वगैरह होता है उसमें 0 होता है, लकड़ी के जो ढक्कन बनते हैं कॉर्क उसमें 0 होता है। इलास्टिक मटेरियल के लिए इसकी मान वैल्यू 0.25 से 0.42 होती है। ये पॉइंट आप याद रखना, क्यों, इससे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। नेगेटिव केवल किसके लिए होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं उनमें इसकी वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज़ को खींचो तो सिकुड़ेगी नहीं बल्कि फैलेगी, उसको बोलते हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो लिविंग थिंग्स और पॉलीमर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, पर इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 0.5। हमको क्या याद रखना है, जो हमारे इलास्टिक मटेरियल है जो हमारे कोर्स में है उनमें रेंज इसकी 0.25 से 0.42 होती है। कंक्रीट के लिए 0.10 से 0.20, तो एवरेज हम 0.25 का ले लेते हैं। स्टील के लिए जो हमारा IS कोड 800 है उसमें इसकी वैल्यू कितनी ली गई है, स्ट्रक्चर स्टील में वही 0.25 से 0.42। तो इलास्टिक मटेरियल्स की है, इसकी रेंज कितनी है 0.27 से 0.33। और रबड़ जो होता है उसमें ये वैल्यू मैक्सिमम होती है कितनी, 0.5। माइल्ड स्टील के लिए 0.30 लेते हैं हम।
माइल्ड स्टील के लिए 0.30 लेते हैं, ठीक है, 0.30 लेते हैं। कॉपर के लिए इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, पर एक चीज़ है, म्यू क्या डिफाइन करता है, आपको यह सहूलियत देता है। ये बेसिकली एक इलास्टिक कांस्टेंट है। जब आप यूँ खींचोगे तो कोई भी चीज़ कितनी पिचकेगी, या यूँ दबाओगे तो कोई की चीज़ कितनी फैलेगी, लेटरल डायमेंशन में स्ट्रेन कितनी होगी, वो म्यू आपको निकालने के लिए हेल्प करता है। तो मोटा मोटा म्यू से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए, और कुछ इसकी वैल्यूज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसका यूज़ हमको और आएगा, पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन और है। देखो, डक्टाइल मटेरियल खूब खींच सकते हैं तो खूब दब सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल ज़्यादा नहीं तो खींचेंगे, और ज़्यादा ना दबेंगे टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब म्यू किस में ज़्यादा होगा, म्यू किस में ज़्यादा होगा, डक्टाइल मटेरियल का म्यू हमेशा ज़्यादा होता है किससे, ब्रिटल मटेरियल से। अब किसको कहते हैं डक्टाइल और किसको कहते हैं ब्रिटल, ये आपको पता है, फिर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। एक चीज और है, स्टील। एक चीज आपको जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो सब जगह एक ही चीज आती है, माइल्ड स्टील या स्टील। तो स्टील को ही सबसे ज़्यादा एज अ स्ट्रक्चर मेंबर क्यों यूज़ किया जाता है। तो पहले ये देखते हैं कि स्टील आया कहाँ से। तो स्टील जो वह बेसिकली कहाँ से आया है, आयरन परिवार की फैमिली से आया है, आयरन फैमिली का ही सदस्य है, आयरन फैमिली का सदस्य है। इसमें जो कार्बन परसेंटेज है उसके हिसाब से काम होता है। अगर कार्बन प्रतिशत ज़्यादा है तो कास्ट आयरन, कम है तो स्टील, और कम है तो रॉट आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। यदि कार्बन प्रतिशत मात्रा 2 से लेके 4% है, 2 से लेके 4% है तो कास्ट आयरन होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर मेंबर में यूज़ नहीं होता, इसके टूल्स बन सकते हैं, कढ़ाई वढ़ाई, और अपने पास हैमर वगैरह बन सकते हैं। ये कंप्रेशन बहुत अच्छा लेता है, ठीक है। स्टील कब होता है, जब हमारे पास कार्बन परसेंटेज 0.25 से लेके 1.50% के बीच में है, तो वो स्टील होता है। इसकी टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, और यही इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है स्ट्रक्चर में यूज़ करने के लिए, और आरसीसी में यूज़ करने के लिए इसलिए क्योंकि इसका अल्फा बिल्कुल कंक्रीट के आइडेंटिकल टाइप होता है, बिल्कुल लगभग बराबर होता है, ठीक है। और रॉट आयरन क्या होता है, जिसमें परसेंटेज किससे कम होती है, लेस देन 0.15 से कम होती है। इसके बेसिकली हाई टेंशन वायर्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन की प्रतिशत यदि 0.15 से कम है तो रॉट आयरन, ये केवल खींचने के लिए यूज़ हो सकता है, वायर्स में यूज़ किया जा सकता है, प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन वगैरह में, ठीक है। जबकि कास्ट आयरन क्या कहता है कि भाई मैं केवल कंप्रेशन झेल सकता हूं। तो स्टील अकेला ऐसा घर का सपूत है जो घर आता है तो खेतीबाड़ी का काम भी कर सकता है और बाहर नौकरी भी कर रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों काम करने में सक्षम है, टेंशन और कंप्रेशन, इसीलिए स्टील को सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये डक्टाइल मटेरियल है, सडन ब्रेक नहीं दर्शाता, तो स्ट्रक्चर में यही तो चाहिए, सडन कोलैप्स ना हो। दूसरा, इसकी टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगभग इक्वल होती है। दूसरा, इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है टेंशन कंप्रेशन में। और आरसीसी में यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो तापमान के कारण फैलना और सुखड़ा होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कंक्रीट का बिहेवियर होता है। तो टेम्परेचर में जो बिहेवियर कंक्रीट का होता है, सेम वही बिहेवियर टेम्परेचर स्ट्रेसेस में स्टील का होता है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बाकी रिसाइकलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वेल्डेबल है, ठीक है, तो वो सब मोल्डेबल है। तो उस तरीके से तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन में यदि हम बात करें, कास्ट आयरन से ज़्यादा परसेंटेज पिग आयरन में पाया जाता है, जिसके बर्तन भांडे बनते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर पर्पस में कास्ट आयरन ज़्यादातर वाटर सप्लाई में काम आता है। हमारे पास कास्ट आयरन के मेन पाइप जो होते हैं उनमें, रॉट आयरन टेंशन, हाई टेंशन वायर बनाने और वहाँ काम आता है। और स्टील स्ट्रक्चर मेंबर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो स्टील की ये कहानी पूरी अपने पास लिखाई हुई है, ठीक है। एक चीज़ है, कास्ट आयरन और स्टील की जो मेन डिवाइडिंग लाइन है, मेन डिवाइडिंग लाइन मतलब कास्ट आयरन और स्टील में जो अंतर की बात है तो वो केवल और केवल फ्री ग्रेफाइट की है। कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट पाया जाता है, जबकि स्टील में फ्री ग्रेफाइट नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है और हार्ड और टफ होता है ये, और कंप्रेशन के लिए सुटेबल होता है। ये बोथ टेंशन और कंप्रेशन के लिए सुटेबल होता है। इसके अलावा माइल्ड स्टील की कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 7.80। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर,
ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना रह जाएगा, G गुणा में रो W कितना है 1000, और यहाँ पर ये कितनी है हमारे पास 7.8 इंटू में 1000, ठीक है। तो कितनी हो गई 7800 किलोग्राम, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो किस में है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो स्टील का घनत्व कितना है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एक चीज़ तो ये याद, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील मेल्ट हो जाता है। एक और चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, क्या कि इसका जो ई होता है, यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक है, जो चाहे कंप्रेशन में हो चाहे टेंशन में हो, वो कितना होता है 2.01 इंटू में 10⁵ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल अब आपको समझ में आता है कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मेगा पास्कल। तो 2.01 गुणा 10⁵ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करना चाहूं तो मेगा की जगह अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो 2.01 गुणा 10⁻⁻5 तो है ही सही, 10⁻⁻5 तो है ही सही। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि 201, तो 2 जीरो फालतू में लगाई, तो जब फालतू में लगाई तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहां पर 10⁻, दोबारा देखो, अगर ये है तो ये यहां पर तो ये क्या है मेगा पास्कल, मेगा बोले तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2.01 करूं और इसमें से 3 पावर इधर ले लूं तो ये क्या हो गया 10⁻2 तो यहाँ रह गया, और 10⁻3 इसको दे दी तो हो गया 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज आई 2.01 को अगर ये तो इसको 201 लिख दूं, और ये 10 की ये 100 से गुणा हो गया तो 201, और इसको क्या बोल सकते हैं गीगा पास्कल, गीगा पास्कल। तो लगभग ऐसे भी आता है 200 गीगा पास्कल होती है, या 2 गुणा में 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कंप्रेशन स्ट्रेंथ ये क्या होती है बात की बात है, आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में एक पार्ट तो हमारे पास ये हुआ। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट की बात करें, कितने मिनट के लेक्चर हो गए, अभी 41 मिनट का है, तो 1 घंटे में ये लेक्चर कवर हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगा है क्योंकि पहला लेक्चर बन रहा है, ठीक है, परंतु क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज का है तो आपको ये चीज़ आनी भी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पहले चैप्टर का रिविजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे यूटीएम मशीन पर। यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। यूटीएम मशीन आपने देखी है, ठीक है। उस पर मटेरियल को खींचकर तोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, शियर टेस्ट कर सकता है। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस पर टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग और शियर के सारे टेस्ट कर सकते हैं, केवल ट्विस्टिंग को छोड़कर। टॉर्शन टेस्ट नहीं होता। बाकी इस पर आप टेंशन टेस्ट कर सकते हो, कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हो, शियर का टेस्ट भी कर सकते हो, और बेंडिंग का टेस्ट भी कर सकते हो। ये सारे टेस्ट इस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, केवल टॉर्शन टेस्ट को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसका नाम क्या पड़ गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एक कहानी तो आपको पता ही है कि वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लेते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये चीज़ वाला कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वैसे भी डिक्टेट करूँगा, परंतु जो हमारे पास टेंशन स्पेसिमेन लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड गेज लेंथ ली जाती है, गेज लेंथ ली जाती है, वो हमारे पास कितनी ली जाती है, एक तो गेज लेंथ जो होती है गेज डाया का कितना होती है 4 टाइम होती है, 4 टाइम होती है, 2 इंच होती है। 2 इंच को अगर आप बदलोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 120 mm के करीब होती है। उसका स्टैंडर्ड वेट होता है, वेट होता है, याद रख लो क्यों, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही भी आ रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट के दौरान, हाँ, टेंशन टेस्ट के दौरान जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेसिमेन यूज होता है उसका गेज डायमीटर कितना होता है 0.5 इंचेस होता है। कितना होता है 0.5 इंचेस। mm में बात करें तो 14.7 mm। उसका वजन कितना होता है 1.4 किलो का स्टैंडर्ड हमारे पास वेट होता है जो हम माइल्ड स्टील का टेस्ट करते हैं। और गेज लेंथ और गेज डायमीटर का जो रेशो होता है वो कितना होता है 4 होता है।
ठीक है। अब यहाँ 2 डैश डैश करके और इंजीनियरिंग कर्व बना हुआ है, वो मैंने आपको डिक्टेट कर भी दिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस कौन से स्ट्रेस होते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेस वे स्ट्रेस होते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वे स्ट्रेस होते हैं जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया शुरुआत वाला ही लिया जाता है, थ्रू आउट लोडिंग इसको कांस्टेंट माना जाता है। जबकि एक्चुअल कर्व जो होता है, एक्चुअल स्ट्रेसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जहां पर जो स्ट्रेसेस होते हैं वो एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, एक्चुअल एरिया आएगा तो टेंशन में एरिया कम होता जाएगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये डैश डैश वाला पार्ट ऊंचा बनाया है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा बनाया है। इस पूरे कर्व में आपको क्या करना है, देखो शुरुआत यहाँ से करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेस यहाँ लेंगे, स्ट्रेन यहाँ लेंगे। एक तो ये कर्व ऐसे है, खड़ा है, क्योंकि स्टील का ई जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, कितना 2.01 गुणा में 10⁵ मेगा पास्कल, या फिर हम क्या कह सकते हैं लगभग 200 गीगा पास्कल, ठीक है। इसमें अब कोई यूनिट में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये अपर लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग और फ्रैक्चर, ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्या याद रखनी है, हुक्स का नियम ए पॉइंट तक होता है जहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। फिर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो नहीं होता, पर इलास्टिक लिमिट तक अगर मटेरियल को दोबारा से अनलोड कर दिया जाए तो इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी, इनिशियल डायमेंशन में आ जाएगी। तो ये बी जो है ये इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी जो है वो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्योंकि कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो है ही है स्टील में, कितनी 0.25 से लेकर 1.5% के बीच में, तो कार्बन के कारण आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, अपने दीवार पर, किसी भी दीवार पर अपनी पेंसिल को रगड़ दो, वो ग्रेफाइट ही तो है, और उस पर पहले उस दीवार की स्मूथनेस चेक करो, और उस रगड़ी हुई पेंसिल को अपन रगड़ने के बाद जो स्मूथनेस आएगी उस जगह पर उसको चेक करो तो आपको स्मूथनेस मिलेगी, यानी वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मान लो अगर आपने ये हाथ को पकड़ा हुआ है और खींचा हुआ है, ये पार्टिकल मानो, ठीक है। अगर ये पार्टिकल मानो तो धीरे धीरे इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, पसीने उत्पन्न होंगे, लुब्रिकेशन का काम करेगा, और कार्बन के कारण फिसलन उत्पन्न होती है, और उस फिसलन के कारण ही मतलब एकदम से बिना कोई लोड बढ़ाए ही क्या होने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। मेनली हमको स्ट्रेन की लिमिट याद रखनी है, यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेन कितनी होती है, 0.12%, 0.12, और प्रतिशत का मतलब 1/100 और है, उसकी लगभग 10 गुना 1.2 को 0.12 को 10 से गुना करेंगे तो 1.2 से आएगा, तो 1.2 से 1.8% प्लास्टिक, जो कि इससे लगभग 10 to 15 टाइम ज़्यादा होती है। फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट वो इससे लगभग 10 गुना, तो 1.2 को 10 गुना करेंगे तो लगभग 12 मतलब 10 से 15%, और ये इसका लगभग 1.5 गुना होता है, कितना 20 से 30%, जहां पर फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन टेस्ट की कहानी है, ठीक है। इसको और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इसके सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट पर चले जाएंगे, वहां पर हम डिफाइन करते हैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। यहीं तक इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं इस लेक्चर को, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज़ को, तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। PDF आपको एक में ही मिल जाएगी।